रात के वक्त कृषा और अंजलि के बीच कड़ी टक्कर हुई थी, जिसमें अंजलि ने कृषा को बेहोश कर दिया था। उसे वरदान के मिशन से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस कृषा चाहिए थी और कृषा मिलते ही अंजलि वहां से निकल गई। अंजलि अच्छे से जानती थी अरमान वहां पहुंचता ही होगा और वही वरदान को उसके पीछे आने से रोक सकता था। जैसा कि अंजलि ने प्लान किया था, उनके निकलने के लगभग 1 घंटे बाद सुबह के लगभग 4 बजे के करीब अरमान द्रास पहुंच चुका था। उसे उस डॉक्टर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगी थी और इस वक्त अरमान उस डॉक्टर के घर पर ही मौजूद था। अरमान ने उस डॉक्टर के बीवी और बच्चे को गन पॉइंट पर ले रखा था। डॉक्टर उसके सामने हाथ बांधे घुटनों पर बैठा था। अयाज खान गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरा यकीन कीजिए, मुझे आपकी बीवी के बारे में कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ दिन में सैकड़ों पेशेंट आते हैं, वो भी आई होगी तो मैंने उसका इलाज कर दिया होगा। अयाज खान की बात सुनकर अरमान खतरनाक तरीके से हंसा और फिर उसकी तरफ देखकर कहा, तुझे पता है अयाज खान, तू जिसके लिए काम करता है, मैं उसका बाप हूँ। किस वक्त क्या बहाने बनाने हैं, ये तुझे बिल्कुल नहीं आते। तू चाहे तो मैं तुझे सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तेरा जिंदा रहना भी जरूरी है। तेरी मौत तय है, बस ये डिसाइड करना है कि तू अपने साथ साथ अपनी बीवी और बच्चे को भी लेकर मरना चाहता है या अकेले अपनी कुर्बानी देगा। अपनी बात खत्म करने के बाद अरमान ने अयाज खान को गोली मारी। उसका निशाना इस तरह था कि गोली उसके हाथ को छूकर निकली थी। अयाज खान की शर्ट फट गई थी और उसकी बाजू से खून निकल रहा था। ये सब देखकर उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई। वो रोते हुए बोली, तुम इसे बता क्यों नहीं देते, ये हमारे बच्चे को मार डालेगा। अरे कौन है वो लड़की जिसका तुमने इलाज किया था और उसके बारे में ये पूछ रहा है? बताता हूँ, अयाज खान जल्दी से बोला। बताना तो तुम्हें पहले भी था, लेकिन तुमने डिसीजन लेने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। खामखा हम दोनों के 15 मिनट पर बर्बाद कर दिए। चुपचाप मुझे वहां लेकर चलो, अरमान बेपरवाही से बोला। अरमान ने अयाज खान का कॉलर पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि अयाज खान की पत्नी उसके पैरों में गिर गई। वो रोते हुए बोली, प्लीज इन्हें कुछ मत करना, ये हमारी गुजारिश है, ये आपको उस लड़की तक पहुंचा देंगे। अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अयाज खान को खींचते हुए अपनी गाड़ी में लेकर गया। अरमान के साथ उसका ड्राइवर था। वो अयाज खान को लेकर बैक सीट पर बैठा था और अभी भी उसकी गन अयाज खान की तरफ ही थी। काफी देर तक अरमान ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने अयाज खान से पूछा, क्यों गए थे तुम उसके पास? वो मैं उनके लिए काम करता हूँ। वो उस लड़की को टॉर्चर कर रहे थे और वो कल पूरी रात इतनी ठंड में बाहर थी। उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे बुलाया गया था। मैंने उसे दवाइयाँ दी है, वो ठीक हो जाएगी। अयाज खान ने डरते डरते सब बताया। अरमान उसकी तरफ सर्द निगाहों से देख रहा था। फिर उसने आगे पूछा, किसके लिए काम करते हो तुम? मुझे उनके नाम चाहिए। याद है ना, तुम्हारी पत्नी ने बाहर निकलने से पहले मुझे ये गुजारिश की थी कि तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूं। वरदान राणा और अंजलि सिंह नाम है उनका। डॉक्टर ने तुरंत ही बता दिया। वो जानता था कि अरमान के सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर सच बोलकर वो उसकी जान बख्श रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। वरदान राणा का नाम अरमान से छुपा हुआ नहीं था। उसका नाम सामने आते ही अरमान के चेहरे पर कड़वाहट, बड़ी मुस्कुराहट थी। वो सख्त लहजे में बोला, डियर चाचू, तो ये आपका काम है। राणा फैमिली के किसी भी मेंबर से मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इस हद तक गिरने के बारे में मैंने नहीं सोचा था। तो आपको भी माफिया किंग बनने का शौक चढ़ा है। आपके शौक को अच्छे से पूरा करने के लिए आपका डियर भतीजा आ रहा है। कुछ ही देर में अरमान अयाज खान के साथ वहां पहुंच चुका था। वहां आते ही उसने ड्राइवर से कहा, इसे वापस इसके घर पर छोड़ दो। अरमान ने अयाज खान की जान बख्श दी थी, क्योंकि उसने बिना झूठ बोले सब कुछ बता दिया था। अयाज खान ने रोते हुए अरमान की तरफ देखा और उसके सामने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। अरमान पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो अंदर जाने लगा। उसके दोनों हाथ में गन थी। अरमान उस एरिया से अच्छी तरह वाकिफ था। एक भी गोली की आवाज आना मतलब आसपास की आर्मी को वहां आने के लिए खुद ही इनविटेशन देने जैसा था।
वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज होती रहती थी, इसलिए आर्मी एक्स्ट्रा एक्टिव रहती थी। अरमान के दोनों हाथों में गन थी और उसमें उसने साइलेंसर लगा रखा था। वरदान राणा का अड्डा लोगों से छुपा हुआ था, इसलिए वो ज्यादा लोगों को वहां नहीं ले जा सकता था। उसके पास गिने चुने गार्ड्स थे। अरमान जैसे ही अंदर घुसा उसे 4 लोग दिखाई दिए और उसने बिना सोचे समझे उन पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश कर दी थी। अगले ही पल उन चारों की लाश वहां गिरी हुई थी। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आगे जाने लगा। वो अकेला आया था, लेकिन अकेला ही उन सब पर भारी था। उसने अचानक हमला किया था, इसलिए वो लोग इस खतरे से पूरी तरह अनजान थे। कुछ गार्ड आगे सोए हुए थे और अरमान ने नींद में ही उन्हें मार दिया था। इस वक्त वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हुए अरमान ने एक कमरे पर लात मारकर उसका दरवाजा खोला। सामने वरदान सोया हुआ था। तेज आवाज सुनकर वो हड़बड़ाकर उठा तो सामने अरमान था। अरमान को अपने सामने देखकर वरदान के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अरमान? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? वरदान हड़बड़ाते हुए बोला। उसने अपनी गन निकालने की कोशिश की, तभी अरमान तेज कदमों से उसके पास बढ़ा और उसका गला पकड़ लिया। अरमान ने गन उसकी कनपटी पर लगाते हुए कहा, क्या लगता है डियर चाचू, मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे उसकी खबर नहीं होगी क्या? सो आपको भी माफिया किंग बनना है? चलिए आज आपके इस सपने को पूरा कर देते हैं। नहीं, रुको, मैं नहीं बनना चाहता। मैं बस एक इम्पोर्टेंट पोजीशन चाहता हूँ। वरदान अटकते हुए बोल रहा था। भले माफिया में उसे वुल्फ के नाम से जानते हो और वो कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, लेकिन अरमान के सामने आते ही बड़ों की हवा टाइट हो जाती थी और ऐसा ही कुछ वरदान के साथ हो रहा था। मुझे मेरी वाइफ चाहिए, बाकी चीजें बाद में डिसाइड होगी, अरमान ने जवाब दिया और वरदान को आगे धकेल दिया। उसने गन को वरदान की कमर पर लगा रखा था। वरदान जानता था कि उसने अरमान के सामने कोई भी होशियारी दिखाई तो वो उसी वक्त उसे मार देगा। वरदान जानबूझकर अरमान को कृषा के पास ले जाने लगा क्योंकि वहां अंजलि थी। उन दोनों के साथ होने पर अरमान अकेले कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही वरदान ने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। इस वक्त वरदान को ऐसे लग रहा था जैसे मौत साक्षात उसके पीछे खड़ी हो। अरमान कृषा को ढूंढते हुए द्रास पहुंच चुका था और वहां आने के बाद वो डॉक्टर अयाज खान की मदद से वरदान के अड्डे पर पहुंचा। वरदान जानता था कि अरमान के सामने कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो बिना कुछ छुपाए उसे उस कमरे तक लेकर गया जहां उन्होंने कृषा को रखा था। अब उसकी सारी उम्मीदें अंजलि से थी क्योंकि वो दोनों मिलकर अरमान को कंट्रोल कर सकते थे। जैसे ही वरदान ने कमरे का दरवाजा खोला, कमरा खाली पड़ा हुआ था। वहां कुछ सामान बिखरा पड़ा था। खाली कमरे को देखते ही अरमान ने वरदान की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगाया और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज से कहा, खेल रहे हो ना तुम मेरे साथ? मौत सिर पर खड़ी है फिर भी झूठ बोल रहे हो। वरदान ने डरते हुए नामे सिर हिलाया और जल्दी से कहा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो अरमान, आई एम नॉट लाइंग। वो यहीं पर थी, वो अंजलि के साथ थी। अंजलि उसे ले गई, वो उसे मार देगी, प्लीज उसे बचा लो। और अब ये अंजलि कौन है? अरमान ने गर्दन टेढ़ी करके पूछा। वरदान अंजलि को अरमान से छुपा कर रखना चाहता था। उसने यही प्लान किया था कि अगर वो पकड़े भी गए तो वो अंजलि को अरमान के सामने नहीं लेकर आएगा, लेकिन अंजलि की इस हरकत पर वरदान मजबूर हो गया था। वरदान अपनी सोच में डूबा हुआ था कि वो अंजलि के बारे में बताएं या ना बताएं, तभी अरमान ने उसे पकड़कर चेयर पर बिठाया। अरमान का एक पैर वरदान की थाई पर रखा हुआ था। उसने पॉकेट से नाइफ निकाला। अरमान के हाथ में नाइफ देखकर वरदान डर गया। अरमान तेजी से उसे वरदान की आंख के पास लाने लगा। जैसे ही वो वरदान की आंख के पास पहुंचा, वो जोर से चिल्लाकर बोला, अंजलि सिंह नाम है उसका, राजेंद्र सिंह की बेटी है वो। याद है 6 या 7 साल पहले किसी ने तुम्हारे विला में बम ब्लास्ट करने का प्लान किया था? वो सिंह फैमिली ही थी। तुम्हें पता चलते ही तुमने उसकी पूरी फैमिली को उन्हीं के घर में ब्लास्ट करके मरवा दिया था। वो बाहर थी इसलिए बच गई। अब वो तुमसे बदला लेना चाहती है।
किस बात का बदला? अरमान ने भौहें उठाकर पूछा। तुम अच्छे से जानते हो किस बात का बदला। तुमने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। चाहते तो कोई और भी सजा दे सकते थे, लेकिन इतनी बेदर्द मौत देने की क्या जरूरत थी? बस उसी का बदला वो तुमसे और कृषा से लेना चाहती है। वरदान ने उसे सब कुछ बता दिया था। सारी बात जानने के बाद अरमान के फेस पर एविल स्माइल थी। वो उसी लहजे में बोला, पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है अरमान राणा कभी पहले वार नहीं करता। मेरी उसकी फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो मुझे मारना चाहते थे तो मैंने बस इस बात का उनसे बदला लिया था। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। वरदान अरमान को घूरते हुए बोला, उस शख्स से पूछो जिसने अपनी पूरी फैमिली को खोया हो। तुमने तो उन्हें मार दिया, लेकिन अंजलि किस दर्द से गुजरी है ये मैं जानता हूँ। मुझे किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता वरदान राणा। जो मुझे तकलीफ देगा उसे उतना ही दर्द भुगतना पड़ेगा। अरमान ने जवाब दिया और फिर अपने हाथ में पड़े नाइफ को वरदान की आंख के पास घुसा दिया। वरदान दर्द से जोर से चिल्लाया। अरमान पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी एक आंख में चाकू लगा हुआ था और खून निकल रहा था, फिर भी अरमान उसे एकटक घूर कर देख रहा था। वरदान में जैसे तैसे करके चाकू को अपनी आंख से बाहर निकाला। इस वक्त उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था। अरमान ने उसकी तरफ देखकर कहा, कहाँ लेकर गई है वो उसे? कभी नहीं बताऊंगा। मार तो तुम मुझे वैसे भी दोगे। पता है पहले मैं उसे अंजलि से बचा रहा था, लेकिन अब मैं खुद चाहता हूँ कि अंजलि उसे दर्दनाक मौत दे। उसे इतना तड़पाए कि उसकी तरफ देखकर तुम्हारी रूह तड़पने लगे अरमान राणा। वरदान चिल्लाकर बोला। उसकी बात सुनकर अरमान खतरनाक तरीके से हंसने लगा। वो वरदान के चेहरे पर झुककर बोला, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? बोलते हुए अरमान के चेहरे पर एविल स्माइल थी। उसने वरदान की कॉलर पकड़कर उसे खींचा और अपने साथ ले जाने लगा। तुम मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते हो अरमान राणा, वरदान चिल्लाकर बोला। वो अरमान को मारने के लिए अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहा था, पर इस वक्त उसकी आंख में इतना दर्द हो रहा था कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। अरमान वरदान को घसीटते हुए वहां से लेकर जा रहा था। उसका ड्राइवर डॉक्टर को छोड़कर वापस आ चुका था। अरमान ने वरदान को गाड़ी के अंदर धक्का दिया और फिर खुद उसके पास में बैठ गया। उसने गन वरदान की गर्दन पर लगा रखी थी। अरमान ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। गाड़ी स्टार्ट होते ही अरमान ने वरदान से कहा, सीधे सीधे मुझे उसके ठिकाने के बारे में बता दो, वरना मारूंगा भी नहीं और जिंदा रहने के लायक भी नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, वरदान ने जवाब दिया। वो भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अंजलि कृषा को लेकर द्रास से शिमला पहुंची। वो एक छोटे से होटल में रुकी हुई थी। कृषा को उसने बीच में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था और अब वो उसे लेकर होटल रूम में आ गई थी। होटल रूम में आते ही उसने कृषा को बेड में लेटाया और अपना मोबाइल चेक करने लगी। उसके पास एक मैसेज आया हुआ था। उसे पढ़कर अंजलि के फेस पर एविल स्माइल थी। उसने धीरे से कहा, तो अरमान राणा ने वरदान राणा को पकड़ लिया है। इट्स ए गुड न्यूज़। अरमान राणा के पास अगला वीडियो भेजने का टाइम हो गया है। बोलते हुए उसने कृषा की तरफ देखा और प्लान बनाने लगी कि वो बेहोशी में किस तरह उसे टॉर्चर करके अरमान को ब्लैकमेल कर सकती है। अंजलि को समझ आ गया था उसे क्या करना है। वो कृषा के पास आई और उसके कपड़े खोलने लगी। वहीं अरमान अभी भी वरदान के साथ गाड़ी में था और वरदान से कृषा के बारे में उगलवाने की कोशिश कर रहा था। तभी अरमान के मोबाइल पर कुछ फोटोस आए। अरमान ने उन्हें खोलकर देखा तो वो कृषा की पिक्चर्स थी। अंजलि ने कृषा की न्यूड पिक्चर्स भेजी थी। साथ में अंजलि ने एक वॉइस नोट भी भेजा था। अरमान ने उसे प्ले किया। अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा मैं कौन हूँ। मुझे आमने सामने की लड़ाई पसंद है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं इसे हर तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करूंगी। बचा सकते हो तो बचा लो। अभी तो सिर्फ पिक्चर्स आई है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मूवी रिलीज कर दूं। अंजलि ने वॉइस नोट में यही कहा था। अरमान ने उसके भेजे हुए नंबर्स पर कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन कॉल लग नहीं रहा था। उसने नंबर की लोकेशन निकालना चाही तो फिर से लोकेशन काफ़ी सारी बता रहा था। अरमान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसने वरदान की तरफ देखा तो वो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। अरमान को इस तरह गुस्से में देखकर वरदान ने कहा, मुझे पता है तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते जब तक तुम्हें अपनी पत्नी का पता नहीं चल जाता। वैसे तुम्हें बता दूं वो लड़की साइको है। उसने जो धमकी दी है वो कर भी सकती है। वो तो करने वाली भी थी लेकिन मैंने उसे रोका था। लगता है तुम बहुत गलतफहमी में जीने लगे हो। आज से पहले तुम्हें माफिया किंग बनना था और अब तुम्हें ये गलतफहमी हो रही है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरमान ने जवाब दिया। उसने फिर ड्राइवर से तेज आवाज में कहा, इसे आर्मी कैंप की तरफ लेकर चलो। वरदान हैरानी से अरमान की तरफ देख रहा था। आखिर वो उसे आर्मी कैंप की तरफ क्यों लेकर जा रहा है? आज से पहले अरमान ने कभी अपने इल्लीगल काम में पुलिस के आदमी को इन्वॉल्व नहीं किया था, जबकि इस बार उसने आर्मी की धमकी दी तो वो वरदान को हैरत में डाल रहा था। अरमान ने वरदान को पकड़ लिया था। उसने उससे ये जानने की कोशिश की कृषा कहाँ है, लेकिन फिर भी वरदान ने कुछ नहीं बताया। वो अंजलि का नाम लेकर अरमान को इमोशनल टॉर्चर कर रहा था कि तभी अरमान ने अपने ड्राइवर को गाड़ी को आर्मी कैंप की तरफ ले जाने के लिए कहा। अरमान के इस फैसले पर वरदान भी हैरान था। वरदान को वहां ले जाने से पहले अरमान ने उससे कहा, आई नो तुम्हारे दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि मैं तुम्हें आर्मी कैंप क्यों लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारे पूछे बिना ही मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि आखिर तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है। क्या करने का सोच रहे हो तुम? वरदान ने हैरानी से पूछा। मैं तुम्हें एक टेररिस्ट साबित करने वाला हूँ। मुझे ये करने में 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा और उसके बाद आर्मी वाले तुम्हारे साथ जो करेंगे वो तुम्हें अच्छे से पता है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लंदन लेकर गया तो दादू कभी तुम्हें टॉर्चर नहीं करने देंगे, तुम्हारी जान भी नहीं लेने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें किसी जेल में डालकर छोड़ देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर भी नहीं घूम सकता, क्योंकि मुझे कृष को ढूंढना है और इस वक्त तुम मेरे ऊपर एक बोझ के अलावा और कुछ नहीं। अगर कोई मेरे टक्कर का टॉर्चर कर सकता है तो वो सिर्फ आर्मी टॉर्चर है, जो वो एक टेररिस्ट के साथ करते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत प्लांट कर दिए जाएंगे। वो तुम्हें ना जिंदा रहने लायक छोड़ेंगे और ना ही मरने लायक। अरमान ने वरदान के लिए क्या सोचा था वो उसने वरदान को बता दिया था। इस वक्त वरदान के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे। वो ना में सिर हिलाकर बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने तुम्हें अंजलि के बारे में बता दिया था। देखो जो भी हो रहा है वो कर रही है, तुम उसके लिए मुझे सजा नहीं दे सकते। ठीक है, फिर मुझे बता दो कि इस वक्त वो कृष को लेकर कहाँ जा सकती है? अरमान ने सीधे सीधे पूछा। वरदान सोच में पड़ गया। इस वक्त उसे खुद के लिए डिसीजन लेना था। उसे सोचते हुए देखकर अरमान ने फिर कहा, क्या लगता है वरदान राणा कौन हूँ मैं? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो क्या लगता है उस लड़की को नहीं ढूंढ पाऊंगा? जितना टॉर्चर उसने कृष के साथ किया है उससे कहीं बढ़कर उसके साथ होगा। तुम मुझे अच्छे से जानते हो, ऐसा करते वक्त मुझे 1% भी बुरा महसूस नहीं होगा। वरदान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। इस वक्त उसे खुद और अंजलि में से किसी एक को चुनना था और उसने खुद को चुना। उसने अरमान से कहा, मैं तुम्हें कृषा का पता बता दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे जाने दोगे। वरदान अभी भी अरमान के सामने शर्त रख रहा था। उसे देखकर अरमान हंसते हुए बोला, ऐसी कंडीशन में भी तुम मेरे साथ नेगोशिएशन कर रहे हो? कहा ना मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे पास डिसीजन लेने के लिए 5 मिनट का टाइम है, क्योंकि 5 मिनट में हम आर्मी कैंप पहुंचने वाले हैं। अगर तुम्हें कृषा मिल गई तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? कुछ भी बताने से पहले वरदान ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हें इसी हाल में छोड़ दूंगा। मुझे पता है तुम फिर से मेरे खिलाफ साजिश करोगे, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे खिलाफ कुछ भी करो, लेकिन आगे से मेरी वाइफ और फैमिली को इस बार इन्वॉल्व मत करना। अरमान ने सर्द आवाज में जवाब दिया। अरमान अपने ऊपर कोई भी मुसीबत को आराम से झेल सकता था और वो जानता था कि उसे किससे कैसे निपटना है, लेकिन कृषा को हथियार बनाकर उन्होंने अरमान को कमजोर करने का सोचा था। वरदान ने अरमान से कहा,
हमें लगा था तुम कमज़ोर हो जाओगे लेकिन तुमने बहुत जल्दी हमें ढूंढ लिया। वो मेरी कमज़ोरी नहीं ताकत है। समझो यहाँ तो मैंने और भी टाइम लगा दिया क्योंकि मैं लंदन पहुँच गया था और मुझे यहाँ आने में थोड़ा वक्त लग गया। बोलते हुए अरमान अपने मोबाइल में लगा हुआ था। वो बात करते वक्त बीच बीच में वरदान की तरफ देख रहा था जबकि उसका पूरा ध्यान मोबाइल में था। अचानक ही अरमान के फेस पर इविल स्माइल आ गई। उसने वरदान की तरफ देखकर कहा, तुमने डिसीजन लेने में बहुत देर कर दी वरदान राणा। लेकिन मैं बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा वो कहाँ जा सकती है। वरदान हड़बड़ाते हुए बोला। अरमान ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और वरदान की कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए लेकर गया। वो आर्मी कैंप में पहुंच चुका था। वहां जाते ही अरमान उनके हेड से मिला और उनसे बोला, इसका नाम परवेज है और नकली नाम वरदान राणा। ये कंफर्म है कि ये आदमी एक टेररिस्ट है और काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मैंने इसे इन्वॉल्व देखा है। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। आर्मी चीफ ने वरदान की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा। वरदान जल्दी से नामे सिर हिलाकर बोला, ये झूठ बोल रहा है, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। मेरा असली नाम वरदान राणा ही है। ये मेरा भतीजा है, मुझसे बदला ले रहा है, प्लीज़ मेरी बात समझिए। इसकी आंख के साथ ये क्या हुआ? चीफ ने वरदान की तरफ देखकर पूछा। अरमान ने सीरियस अंदाज में जवाब देते हुए कहा, भागने की कोशिश कर रहा था तब मैंने ही इसे मारा था। आपको आगे मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा और इसके खिलाफ सारे सबूत भिजवा दूंगा। प्लीज़ मेक श्योर कि ये भाग ना पाए। आर्मी चीफ ने अरमान की बात पर हामी भरी। उसके जाने से पहले उसने अरमान से हैंड शेक करते हुए कहा, आपने देश के जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया है। पहले भी आपके बारे में सुना है मिस्टर राणा कि आपने इस तरह कई टेररिस्ट को आर्मी के हवाले किया है। मैंने अपने कलीग से सुना था कि लॉयर होने की वजह से आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहती है। थैंक यू सो मच, आप चिंता मत कीजिए, इन जैसों से निपटना हमें आता है। अरमान ने जाने से पहले वरदान के चेहरे की तरफ देखा और फिर तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से निकलने लगा। वरदान उसके पीछे से चिल्लाने लगा, प्लीज़ अरमान, मुझे इनके पास छोड़कर मत जाओ। मैं बता दूंगा तुम्हें अंजलि कहाँ हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर कृषा को ढूंढूंगा। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। अरमान ने वरदान की तरफ मुड़कर तक नहीं देखा। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, होटल मूनलाइट शिमला। अरमान ने वरदान को ढूंढ लिया था, जहां से उसे अंजलि की लोकेशन के बारे में भी पता चल चुका था। अंजलि अरमान को ब्लैकमेल करने के लिए कृषा की न्यूड पिक्चर्स भेज रही थी। अरमान के उसूलों में उन लोगों को माफ़ करना नहीं था जिन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया हो। वो वरदान को भी सजा दिए बिना छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो वरदान पर वेस्ट करें। अरमान ने वरदान को आर्मी के हवाले करके उसे टेररिस्ट साबित कर दिया था ताकि वो उसे अच्छे से टॉर्चर कर सके। इस बीच अरमान ने अंजलि की लोकेशन पता लगा ली थी और वो आर्मी कैंप से फ्लाइट लेकर सीधा शिमला पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ अंजलि कृषा के साथ होटल रूम में थी। कृषा की पिक्चर्स क्लिक करने के बाद उसने कृषा को वैसे ही छोड़ दिया। वो उसके पास में बैठकर पिज्ज़ा खा रही थी। उसके पास में एक बियर की बोतल भी पड़ी हुई थी। खाते हुए अंजलि ने कृषा की तरफ देखकर कहा, एक जगह पर ज़्यादा देर तक रुकना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये जानते हुए भी कि अरमान राणा कोई आम इंसान नहीं है। मुझे उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कल सुबह तक मैं यहाँ से भी निकल जाऊंगी। पिज्ज़ा खत्म करने के बाद अंजलि बियर पी रही थी, तभी उसकी नज़र कृषा पर पड़ी। कृषा को होश आ रहा था। उसे देखकर अंजलि ने आइज रोल करके कहा, हद है, अभी इस 5 घंटे पहले ही इंजेक्शन दिया था और इतनी देर में इस लड़की को होश आने लग गया। मुझे कुछ सॉलिड करना होगा जिससे ये काफ़ी देर तक यही पड़ी रहे। अंजलि उस वक्त हल्के नशे में थी। उसने अपनी बियर खत्म करने के बाद एक आदमी को कॉल करके कहा, मुझे थोड़ा स्ट्रांग माल चाहिए। हाँ, मैं वही शिमला के इस सस्ते होटल में ही हूँ। 10 मिनट में मेरे पास माल भिजवाओ, मुझे ज़रूरत है।
कॉल पर बात करने के बाद अंजलि ने कॉल कट कर दिया था। फिर उसने कृषा की तरफ देखा तो वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं खाने पीने की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। पानी, प्लीज पानी दे दो, कृषा ने सिर पकड़ कर कहा। तो हमारी शहजादी को पानी चाहिए, अभी पिला देती हूँ, अंजलि ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसके पास एक और बियर की बोतल पड़ी हुई थी। वो कृषा के पास आए और उसे उठाकर कृषा के मुंह में जबरदस्ती बियर डालने लगी। कृषा ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने उसे कसके पकड़ रखा था। कृषा को खांसी आ रही थी, फिर भी अंजलि रुक नहीं रही थी। ये प्यास बहुत अच्छे से मिटा देता है डार्लिंग, पी लो, ज्यादा सुकून मिलेगा, अंजलि ने कहा। लगभग आधी बोतल कृषा के मुंह में खाली करने के बाद अंजलि साइड में आ गई। वो जानती थी कि कृषा अब जल्दी से उठ नहीं पाएगी। बोतल साइड में रखने के बाद अंजलि के पास उस आदमी का कॉल आया। वो जल्दी से अपना मुंह ढककर बाहर निकली। उस आदमी ने उसे कुछ पैकेट और इंजेक्शन दिए। उनमें ड्रग्स था। अंजलि उसे कुछ पैसे देकर वापस कमरे में आ गई थी। अंदर आने के बाद जल्दबाजी में उसने रूम का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। उसने ड्रग्स को इंजेक्शन में भरा और फिर उसे कृषा के अंदर इंजेक्ट करने लगी। अंजलि के हाथ में इंजेक्शन देखकर कृषा को डर लग रहा था। वो पीछे होते हुए बोली, क्या क्या कर रही हो तुम? प्लीज मत करो। तुम जैसे लोगों के पास पैसे होकर भी कोई फायदा नहीं होता, जब तक कि तुम असली जन्नत में नहीं पहुंच पाओ। एक बार थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में जब इसकी आदत हो जाएगी तो तुम इसके बिना रह नहीं पाओगी, और मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें बेस्ट मटेरियल लाकर दूंगी, अंजलि ने जवाब दिया और फिर कृषा के बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर दिया। कृषा दर्द से जोर से चिल्लाई। अंजलि कृषा के ऊपर झुकी हुई थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने एक झटके से खोला। अंजलि ने मुड़कर देखा तो वहां पर अरमान था। अरमान को इतनी जल्दी अपने सामने देखकर अंजलि घबरा गई। अरमान ने अंजलि का चेहरा देखने के बाद कृषा की तरफ देखा, जो निढाल होकर बेड पर पड़ी थी। कृषा की आंखें बंद हो रही थी। उसके बाद अरमान ने सर्द निगाहों से अंजलि के हाथ की तरफ देखा, जिसने अभी भी उस इंजेक्शन को पकड़ रखा था। अंजलि तेजी दिखाते हुए वहां से भागने को हुई, तभी अरमान ने उसे पकड़ा और उसके गाल पर कस के थप्पड़ लगाया। अरमान का तमाचा इतना जोरदार था कि अंजलि के होठों के कोनों से खून निकलने लगा। वो अरमान से फाइट करने के लिए पूरी तेजी से आगे आ रही थी, लेकिन अरमान ने उसका गला पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। अरमान ने अंजलि की आंखों में देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, अंजलि सिंह, राजेंद्र सिंह और मोनिका सिंह की बेटी। तो उसने तुम्हें मेरे बारे में सब सच बता दिया। मुझे लगा भी था वो बस नाम का ही वुल्फ था, बाकी उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, अंजलि ने सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मौत को गले लगाने की हिम्मत काफी कम लोगों में होती है। इसे हिम्मत कम बेवकूफ़ी ज्यादा कहूँगा मैं। मुझ पर वार करती तो खेलने में ज्यादा मजा आता, इस पर वार नहीं करना चाहिए था, अरमान ने आगे कहा। उसने अभी भी अंजलि को पकड़ रखा था। अरमान की बात सुनकर अंजलि हंसकर बोली, इस पर वार किया तभी तुम्हें ज्यादा तकलीफ हुई ना। देखो कैसे बौखला गए हो। कैसा लग रहा है अपनी वाइफ को इस तरह देखकर, बिना कपड़ों के, नशे में धुत। वैसे सही टाइम पर आ गए तुम यहाँ पर, वरना इसी हालत में मैं इसे चौराहे पर ले जाकर बिठा देती। बोलते हुए अंजलि की आवाज सख्त होने लगी तो वही अरमान का गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसने अंजलि के गले को कस के दबाना शुरू कर दिया। अंजलि को अब सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। उसकी जुबान बाहर निकल रही थी, तभी अरमान ने उसे छोड़ दिया और गर्दन टेढ़ी करके कहा, किस हालत में कौन कहाँ पर बैठता है ये तो वक्त बताएगा। अंजलि सिंह, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस वक्त आर्मी के पास है। टेररिस्ट समझते हैं वो लोग उसे, लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने उसका यूज़ किया। तुमने जानबूझकर उस डॉक्टर के नाम पर फोकस किया ना, ताकि मैं पहले डॉक्टर तक पहुंचूं और बाद में वरदान राणा तक, और इस बीच तुम्हें मेरी क्रिश को दूर ले जाने का मौका मिल जाए। अरमान ने अंजलि का प्लान तुरंत समझ लिया था। अंजलि ने भौहें उठाकर कहा, हाँ, मेरी गलती यही थी कि मैं यहाँ ज़्यादा टाइम तक रुक गई, वरना तुम मुझे नहीं ढूंढ पाते अरमान राणा। पानी, प्लीज कोई पानी दे दो। कृषा बंद आंखों से बड़बड़ा रही थी।
उसे इस तरह तड़पते देखकर अंजलि के चेहरे पर स्माइल थी। वो क्रूएलिटी के साथ बोली, बहुत टाइम से इसने पानी नहीं पिया है। ऊपर से ड्रग्स लेने की वजह से इसे ज़्यादा प्यास लग रही है, लेकिन देखो ना, अगर इसने पानी पिया तो वो ड्रग्स इसके बॉडी में और ज़्यादा घुल जाएगा और क्या पता कौन सा ऑर्गन कब डैमेज हो जाए। अंजलि काफ़ी बेशर्मी से सब कुछ बताए जा रही थी। अरमान को कृषा को भी देखना था। अरमान ने अंजलि को नीचे गिराया और इधर उधर देखने लगा। अरमान को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिससे वो अंजलि को बांध सके। उसने अंजलि की तरफ देखा और फिर कंधे उचकाकर कहा, रस्सी रखनी चाहिए तुम्हें अपने पास। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुमको रोकने के लिए बांध सकूं। बस हाँ, एक ही आइडिया है, तो इसे मेरी तरफ से इसे दर्द की पहली सौगात समझ लो। अंजलि हैरानी से अरमान की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अरमान क्या करने की सोच रहा है। तभी अरमान ने बियर का बोतल उठाकर उसे अंजलि के सिर पर दे मारा। बोतल टूट गया था। अंजलि के माथे पर से खून निकल रहा था, लेकिन वो बेहोश नहीं हुई थी। उसके ऐसा करने पर अंजलि ने स्माइल करके कहा, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या कि इससे कोई इंसान बेहोश नहीं हो सकता। अरमान ने सिर हिलाकर जवाब में कहा, मुझे तुम्हें बेहोश नहीं करना है, बस भागने से रोकना है। और तुम्हें क्या लगा सिर्फ इतना काफ़ी होगा तुम्हें रोकने के लिए? अंजलि कुछ समझ पाती उससे पहले अरमान ने टूटे हुए कांच का टुकड़ा लिया और उसके पेट में घोंप दिया था। अंजलि दर्द से जोर से चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसे समझ आ गया था कि अरमान उसे रोकने के लिए क्या करने की सोच रहा था। वही उसे उस हालत में देख कर अरमान के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अरमान कृषा तक पहुंच चुका था। अंजलि अभी भी कृषा को तकलीफ देने से पीछे नहीं हट रही थी। उसने कृषा को ड्रग्स दे दिए थे। अंजलि को आगे कुछ करने का मौका नहीं मिला क्योंकि अरमान वहां पहुंच चुका था। उसने अंजलि के पेट में टूटी हुई बोतल घुसा दी थी, जिसके बाद वो चाहकर भी नहीं उठ पा रही थी। वहीं अंजलि के दूसरी तरफ गिरे होने के बाद अरमान कृषा के पास गया। उसने कृषा को उठाकर बिठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। कृषा ने इस वक्त कुछ नहीं पहन रखा था, तो अरमान की नज़र उसकी बैक पर गई, जहां अंजलि ने उसे बेल्ट से मारा था। कृषा की बैक पर मारने के लिए निशान पड़े हुए थे। अंजलि अरमान और कृषा की तरफ देख रही थी। तभी अरमान कृषा से अलग हुआ और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या लगता है तुम्हें अंजलि सिंह? इसके हर एक जख्म की कीमत तुम्हें कितने जख्मों से चुकानी पड़ेगी? अंजलि के पास कहने को अब कुछ नहीं रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अरमान ने अपना ब्लेजर निकाला और कृषा को पहना दिया था। कृषा ने हल्की सी आंखें खोली और अरमान को देखकर कहा, अरमान तुम आ गए। मुझे पता था तुम आ जाओगे। पानी, प्लीज मुझे पानी दे दो। अभी नहीं कृष, तुम्हें कुछ घंटे बिना पानी के रहना होगा। अरमान ने जवाब दिया और फिर कृषा को अपनी बाहों में उठा लिया। वो अंजलि और कृषा को एक साथ वहां से नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने अपने कुछ आदमियों को वहां बुलाया। अरमान ने अपने आदमियों के साथ अंजलि को भेज दिया था, जबकि वो कृषा लेकर मुंबई के लिए निकल गया। अरमान अंजलि को अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे अपने मुंबई के विला पर बुलाया था। अगले दिन दोपहर तक वो मुंबई पहुंचे। मुंबई से निकलने से पहले अरमान ने कृषा को डॉक्टर को दिखाया था। मुंबई पहुंचने तक कृषा सो रही थी। अब वो काफ़ी बेहतर हो गई थी। अरमान के विला में पहुंचने से पहले उसके आदमी अंजलि को लेकर वहां पहुंच चुके थे। अरमान ने उसे अपने टॉर्चर रूम में रखा था। अरमान कृषा को लेकर अपने बेडरूम में आया। वो अभी भी नींद में थी, लेकिन डॉक्टर के कहने पर अरमान उसे पानी पिलाने लगा। इससे कृषा की नींद टूटी। वो अरमान की तरफ तिरछी निगाहों से देख रही थी। कृषा ने उसके हाथ से पानी पी लिया। फिर वो बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम सिर्फ पानी पिलाकर काम चला रहे हो। देखो उसने क्या हालत कर दी मेरी। कृषा अरमान का मूड सही करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अरमान की शक्ल से साफ नजर आ रहा था कि इस वक्त उसका मन बहुत अशांत है और वो बहुत गुस्से में भी लग रहा था। अरमान ने कृषा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, और इसके बाद उसकी क्या हालत होने वाली है ये जानती हो तुम? जानना क्यों है तुम्हें? तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी और उसे सजा दोगी। प्लीज अरमान जाने दो उसे, कृषा ने जवाब दिया।
वो काफी सॉफ्ट हार्टेड थी, इस वजह से किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। कृषा की ऐसी हालत में अरमान उसे डांट भी नहीं सकता था, इसलिए खुद को शांत करने के लिए अरमान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही अरमान ने कृषा की बैक पर हाथ रखा, दर्द से उसके मुंह से आह निकल गई। अरमान तुरंत उससे दूर हो गया। उसने धीरे से पूछा, बहुत दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें? हाँ, लेकिन भूख भी बहुत लगी है। पहले मुझे खाना खाना है। तुम मेरा ट्रीटमेंट बाद में करवा देना और मुझे घर लेकर चलो सबके पास। यहाँ कोई नहीं है, तुम भी अपने कामों में लगे रहते हो, कृषा ने मासूमियत से कहा। अरमान ने उसकी बात पर हामी भरी। अरमान कृषा को काफी जल्दबाजी में लेकर आया था। कृषा की हालत इस वक्त ठीक नहीं थी। अरमान ने उससे कहा, बाथरूम में चलो। जानता हूँ तुमसे नहीं होगा, पर मैं सब कर लूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे पास रहना है तो आई स्वेयर 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगा। कृषा ने अरमान की बात पर हाँ में सिर हिलाया। अरमान ने कृषा को अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम में लेकर गया। उसने बाथटब में गर्म पानी भरा और उसमें कृषा को लेटा दिया था। वो कृषा की बॉडी क्लीन कर रहा था। पूरे टाइम में कृषा की नज़रें झुकी हुई थी। अरमान बिल्कुल चुप था। कृषा को नहलाने के बाद वो उसे बाहर लेकर आया और कपड़े पहनाने लगा। कृषा महसूस कर सकती थी कि अरमान का मूड कितना खराब है। उसने अरमान का हाथ पकड़ कर कहा, घर पर सबको इन्फॉर्म कर दिया है क्या? कृषा अरमान से बात करने की कोशिश कर रही थी। अरमान ने उसकी तरफ सर्द निगाहों से देखकर कहा, ये सब करने से मेरा मूड ठीक नहीं होगा। तुम्हें पता भी है तुम्हारे गायब होने के बाद से मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने फिर तुम्हें खो दिया, और वो साइको लड़की, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती थी। तुम तो होश में भी नहीं थी जब वो मुझे तुम्हारे पिक्चर्स भेज रही थी। तुम्हें टॉर्चर करते हुए वीडियो बनाकर सेंड कर रही थी। हाँ तो ठीक है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम मुझे लेकर आ गए हो। फिर गुस्सा किस बात का है? कृषा ने सिर हिलाकर पूछा। गुस्सा इस बात का है कि जब तक मैं उसे सजा नहीं दे देता तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा और तुम पहले की तरह ठीक नहीं हो जाती। अरमान ने जवाब दिया। उसकी आंखें नम हो रही थी तो उसने कृषा को अपने सीने से लगा लिया। ऐसे लग रहा था जैसे उसे अभी भी यकीन न हो रहा हो कि कृषा उसके पास वापस आ गई है। कृषा उसकी ये फीलिंग अच्छे से समझ रही थी। उसने भी ऐसा ही महसूस किया था कि अब उसने अरमान को खो दिया है। तुम मुझसे 50% नाराज थे अरमान, अब मुझे क्यों चिपक रहे हो? कृषा ने अरमान से अलग होने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अरमान ने उसे फिर से अपने करीब कर लिया। वो कृषा पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए बोला, जस्ट शट योर माउथ एंड लेट मी फील यू। अरमान को फिर से अपने करीब पाकर कृषा के फेस पर स्माइल थी तो वही उसे पता भी नहीं था दूसरी तरफ अरमान की आंखों में आंसू थे। अरमान कृषा को वापस अपने पास ले आया था। इस वक्त वो दोनों मुंबई में अरमान के विला पर थे। अरमान ने कृषा को अपने सीने से लगा रखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कृषा को वापस हासिल कर लिया है। कृषा अरमान के गले लगे हुए थे। उसके चेहरे पर स्माइल थी जबकि अरमान की आंखें नम हो रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की तो आंसू का कतरा बाहर निकलकर बह गया। कृषा ने महसूस किया अरमान की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। उसके ऐसा करने पर कृषा ने धीरे से कहा, प्लीज छोड़ो ना अरमान, दर्द हो रहा है। कृषा के कहते ही अरमान तुरंत उससे दूर हो गया। उसने कृषा की आंखों में देखकर कहा, मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ अकेले यहाँ पर बिताने हैं। इस बीच किसी के पास जाने का नाम भी मत लेना। हम दोनों के बीच किसी तीसरे का नाम भी तुम्हारे जुबान पर नहीं आना चाहिए। लेकिन तुम अंजलि का क्या करोगे? वो कहाँ है? कृषा ने जल्दी से पूछा। अरमान के मना करने के बाद भी कृषा वही बचपना कर रही थी तो उसने आइज रोल करके कहा, वो यहीं पर है और उसके साथ क्या करना है वो मैं सोच लूँगा। डोंट वरी, जब भी उसके साथ कुछ करूँगा तब तुम मेरे साथ रहोगी और सब अपनी आंखों से देखोगी, तो अब उसके बारे में जिक्र भी मत करना। कृषा ने अरमान की बात पर हामी भरी। अरमान ने कृषा को खड़ा किया और उसे आईने के सामने लेकर गया। वो अभी अभी कृषा को बाथरूम से बाहर लेकर आया था।
कृषा के बाल अभी भी गले थे तो अरमान उन्हें ड्रायर से सुखा रहा था। मैं कर लेती खुद से, तुम्हें मेरी इतने छोटे काम करने की भी जरूरत नहीं है, कृषा ने अरमान की तरफ देखकर कहा। मुझे तुम्हारा हर एक काम करना अच्छा लगता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अरमान ने जवाब दिया। फिर उसने कृषा के बालों को कॉम्ब करके उसमें हेयर बैंड लगा दिया। अरमान ने कृषा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, खाना तैयार है, खा लो और रास्ट कर लो, उसके बाद शायद तुम्हें रास्ट करने का मौका ना मिले। और ऐसा क्यों? कृषा ने अरमान की तरफ देखकर हैरानी से पूछा। कृषा वहां खड़ी अरमान के चेहरे की तरफ देख रही थी, तभी अरमान उसके पीछे गया और फिर कृषा को अपनी बाहों में भर लिया। अरमान कृषा के कंधे पर सिर रखकर उसकी नेक पर किस करने लगा। अरमान के इतना पास आने पर कृषा के दिल की धड़कनें मानो थम सी गई हो। वो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी थी। अरमान ने फिर उसके कान के पास से बिल्कुल धीरे से कहा, क्या लगता है कृष, तुम कितनी देर बिना सांस लिए यहाँ ऐसे ही खड़ी रहोगी? अरमान की आवाज सुनकर मानो कृषा को होश आया हो। उसने धीरे से कहा, तुम तो मुझसे नाराज थे ना? अब पता चली तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंस, जब मैं तुमसे दूर चली गई थी। पहले तुम मुझसे नाराज थे और अब मैं तुमसे नाराज हूँ। कृषा बोले जा रही थी, तभी अरमान ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और उसका चेहरा अपने सामने कर लिया। अरमान ने कृषा की आंखों में देखते हुए कहा, जो भी बोलना है अब बोलो, मेरी आंखों में देखते हुए। आई वॉन्ट तुम्हारी ग्रे आइज मेरी हेजल ब्लू आइज के अलावा इस वक्त कुछ और ना देखें। तुम मुझे डरा रहे हो अरमान, मेरी हार्टबीट हाई हो रही है, कृषा ने नजरें झुका कर कहा। अरमान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कृषा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। बाहर जाते वक्त उसने धीरे से कहा, अभी ज्यादा मत सोचो, पहले तुम्हें खाना खाने के बाद रास्ट करना है, मेरा टाइम तो बाद में शुरू होगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इतना सब कुछ पहले बताने के बाद मुझे नींद आ जाएगी क्या? कृषा ने जल्दी से कहा। उसकी बात सुनकर अरमान के कदम वहीं रुक गए थे। उसने धीरे से कहा, तो तुम क्या चाहती हो खाना खाने के बाद मैं तुम्हें रास्ट भी ना करने दूं? आई नो तुम्हें नर्वसनेस हो रही होगी क्योंकि हम काफी टाइम से दूर थे। हो सकता है इतने टाइम बाद तुम्हें फिर से वही पेन महसूस करना पड़े, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू फील यू, अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें भी मेरे करीब आना है। कृषा ने अरमान की बात पर हामी भरी और फिर वो दोनों डाइनिंग एरिया में आ गए। वहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। अरमान कृषा को अपनी गोद में बैठकर खाना खिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पल के लिए भी कृषा को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देना चाहता था। कृषा ने अरमान की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर डर अच्छा नहीं लगता अरमान राणा। मैं डर नहीं रहा, बस मुझे तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना है। बहुत अच्छे से महसूस करने लगी हो तुम मेरी फीलिंग्स को, अरमान ने कृषा की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। फिर उसकी नज़र कृषा के गले पर गई, जहां हमेशा एक लॉकेट होता था लेकिन अब कृषा ने गले में कुछ नहीं पहना था। अरमान ने कृषा की नेक पर अंगुली घुमाते हुए कहा, ट्रैकर लगा था ना उस पेंडेंट के अंदर? मुझे नहीं पता, मुझे दादू ने गिफ्ट किया था। जब उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था तब उन्होंने निकाल दिया होगा। मेरी आंख खुली तब मैं बंधी हुई थी, कृषा ने जवाब दिया। उसके कहते ही अरमान ने कृषा के हाथों को गौर से देखा तो उस पर रस्सियों के अभी भी थोड़े बहुत निशान थे। तुम मेरे साथ सेफ नहीं रहोगी कृष, हमेशा तुम्हारे ऊपर ऐसे ही जान का खतरा बना रहेगा। डिसीजन तुम पर है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। अचानक अरमान ने कहा। ये पहली बार था जब वो कृषा के सामने किसी तरह की चॉइस रख रहा था, वरना तो उसने कृषा को उसकी मर्जी के खिलाफ किडनैप करके उससे शादी तक कर ली थी। कृषा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो गई है अरमान, जब तुम मेरी परमिशन ले रहे हो। मेरे दिल पर मेरा बस नहीं चलता, मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार है, तुमसे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता इसे तुम गलत तरीके से लोगे या मेरे बारे में क्या सोचोगे, लेकिन तुम्हारा दिया दर्द भी अब दिल को सुकून देने लगा है। बस तुम्हारे पास ही रहना है अरमान, हमेशा।
बोलते हुए कृषा काफी इंटेंसिटी से अरमान को देख रही थी। जैसे ही कृषा ने अपनी बात खत्म की, अरमान ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। अब उसके लिए कृषा से दूर रह पाना मुश्किल हो रहा था। अरमान कृषा को काफी हंग्रीली किस कर रहा था। कृषा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके हाथ अरमान की बैक पर थे। एक लंबी किस के बाद कृषा और अरमान एक दूसरे से अलग हुए। अरमान ने कृषा की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, रेस्ट करना चाहोगी? कृषा ने ना में सिर हिला दिया। उसके ना कहते ही अरमान ने कृषा को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में जाने लगा। अंदर जाते हुए अरमान ने धीरे से कहा, ठीक है तो अपने उसी दर्द में सुकून तलाश कर लेना जो मेरे करीब आने पर तुम्हें होता है। अरमान की बात सुनकर कृषा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अरमान कृषा को रूम में ले आया था और उसने डोर लॉक कर लिया था। अंदर आते ही उसने कृषा को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया था। कुछ भी करने से पहले अरमान ने कहा, ओके, आज तक मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं कहा और ना ही कभी परमिशन मांगी, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे लिए कुछ भी अनबेरेबल हो तो तुम मेरे कंधे पर टेप करोगी। कुछ ज्यादा ही केयरिंग नहीं हो रहे हो तुम। कृषा ने सिर हिला कर कहा, सब तुम्हारी वजह से है। तुम मुझे बदल रही हो और मैं नहीं बदलना चाहता। याद रखना, ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। अरमान ने जवाब दिया, फिर अपने होंठ कृषा के होठों पर रख दिए। अरमान के फिर से उसके करीब आने पर कृषा को मानो उसकी जिंदगी वापस मिल गई हो। कुछ देर में उन दोनों के कपड़े फ्लो पर बिखरे हुए थे। पूरे 2.5 साल से अरमान और कृषा एक दूसरे से दूर थे और ये दूरी अब खत्म हो चुकी थी।